हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, चल रही होगी आपकी पढ़ाई अच्छी। ठीक है, चलो हम लोग यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, जो कि पहला क्वेश्चन देखो ज़रा क्या है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किसी संख्या का 70% 0.35 है और उस संख्या का 120% ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज़रा सॉल्व करते हैं। कोई एक संख्या है, उसका 70% को हम लिख लेते हैं 7/10, और वो वैल्यू कितनी है, पूरा ही लिख लो आप, 70% लिख लो आप। ठीक है, और वो ये 0.35 का मतलब है 35, मतलब पॉइंट हटाओगे तो 35 बट्टे वो भी वैल्यू 100 ही हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, ये 100 से 100 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 35/70। ठीक, जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1/2। उस संख्या का 120% ज्ञात करना है। तो x का ही आपको 120 का मतलब कितना ज्ञात करने की कह रहा है, 120%। तो 120 ये लिखा मैंने, परसेंट बट्टे में 100 लिखोगे, और किस वैल्यू का, x का, x की वैल्यू क्या है 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल करने के बाद 12 में 2 से भाग कर दो तो 6 बार, और 6 में भी 10 से भाग हो रहा है तो 0.6, यानी 0.6 ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, कॉपी पेन ले लीजिए अपने और प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन। यदि 851 रुपये को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 में अनुपात तीनों में विभाजित करें तो पहला अनुपात क्या है। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, और यहाँ जो दिया है वो फ्रैक्शन में ही दिया है। तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप उसको पूर्णांक में लिखेंगे। ठीक है, जो कि इसका एलसीएम 12 हो रहा है, तो 12 से गुणा कर देंगे। ठीक, 12 से गुणा करेंगे तो 12 यहाँ गुणा कर लिए, और यहाँ गुणा 12 बट्टे में 3, यहाँ पर भी आप 3 गुणा 12 लिखेंगे बट्टे में 4, और इस रेशियो को आप सॉल्व कर लोगे तो पहला रेशियो क्या बनेगा, वैल्यू क्या बनेगी आपकी 6 बनेगी। 3 से 4 बार, 4 गुणा 2 करोगे तो ये 8 हो जाएगा। 4 से भाग करोगे 12 में 3, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 9। तो रेशियो जो बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, 6:8:9 ये बन रहा है। जो कि इसका अनुपात विभाजन करना है, कितनी वैल्यू है टोटल 851 रुपये, जो कि यहाँ जोड़ के देखो कितना बन रहा है आपका ये, तो 6 8 14 और 9 23। तो 23 की वैल्यू यहाँ पे टोटल है, जबकि यहाँ टोटल दिया है आपका 851। 851, तो 23 से यहाँ पे भाग करोगे आप। ठीक है, 23 से 3 बार जाएगा। ठीक, 23 दिया 69, और उसके बाद 3 से पूरा 7 बार कटेगा, यानी 37 बार कट जाएगा। 23 से पूरा पूरा काटोगे तो वो 37 बार कटेगा। एक यूनिट की वैल्यू 37 आएगी। उसके बाद उसने पूछा है पहला भाग क्या है, तो पहला क्या है आपका, पहला है 6, यानी 6 से यहाँ पे गुणा करोगे। और आप देखिए ज़रा, इकाई अंक कितना आ रहा है आपका 2, और 2 किस में है, बी ऑप्शन में। राइट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि 37 गुणा आप जैसे ही सॉल्व करोगे 6, तो वैल्यू आपकी बनेगी 222, 222। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन को देखोगे फिर आप। ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस में। ठीक है, और आना ही आना है, तो आप इसको कर लीजिए अच्छे से। ठीक, ये समांतर सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें पहला पद ए होता है, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे 14। डी डिफरेंस होता है, जिसकी वैल्यू कैसे पता करोगे, ये घटाकर आप घटा दीजिए कितना वैल्यू बनना है आपका। तो 14 में से 10 घटाओगे तो 4 बच रहा है ना, यहाँ पे 4 डी की वैल्यू होगी। और एन, टी एन, जिसमें एन की वैल्यू क्या है आपका, एन की वैल्यू यहाँ पे है 14। ठीक, तो टी एनवा पद के रखा है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, टी एनवा पद बराबर होता है a + n - 1 इंटू में डी,
बस यहाँ पहले आप ए की वैल्यू लगाओ ज़रा, 14 प्लस लिखो, ठीक है। ए की वैल्यू 14 है ना, n-1 वो 13 हो जाएगा, 14 में से आप एक घटाओगे वो 13 हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो 4 लगा दोगे और इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये माइनस का डी आएगा, और वो क्यों, क्योंकि हमेशा सेकंड वाले पद में से घटाया जाता है पहला पद, ठीक। तो 10 में से घटाओगे तो ये माइनस का आ रहा होगा, तो माइनस का, ठीक है। अब इसमें सॉल्व कर लीजिए गुणा वुणा करके, तो 14 और ये 13 गुणा 4 करेंगे, 13 चौका 52 और वो भी माइनस का, ठीक। अब सॉल्व कर लो ज़रा, 14 और घटा दो उसमें, तो कितना आ जा रहा है आपका 38, क्योंकि 14 घटाए होंगे आपने, है, ठीक है, माइनस का 38 आ जाएगा। इकाई का अंक देख लीजिए आप, 12 में से 4 घटाओगे 8 आएगा, 8 वाला इकाई के अंक वाला कौन सा ऑप्शन है, बी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर पहुंचो ज़रा, ये रहा, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 है और एलसीएम कितना है 138, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, पहला ऑप्शन है ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, पेयर निकालना है इसका, मतलब जोड़े बनेंगे या नहीं बनेंगे। ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है, यानी एक पेयर बनेगा। नीचे वाले ऑप्शन में सी में लिखा है ऐसी केवल दो जोड़ी मौजूद हैं, लास्ट वाले में ऐसी कई पेयर बनेंगे। तो पहले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि आप अगर हमेशा सवाल में एचसीएफ और एलसीएम दिया हो तो एलसीएम में एचसीएफ से भाग कर दिया करें आप। तो सबसे पहले 138 है ना, 138 में 15 से भाग करोगे, 15 से भाग करने के बाद पूरा कटेगा, पूर्णांक में नंबर आना चाहिए, और जब पूरा कट जाएगा तब उसके फैक्टर आप कर पाओगे, जितने फैक्टर करोगे उतने पेयर बनेंगे। तो पहले ये बताइए क्या इसमें पूरा भाग जा रहा है, नहीं। जब पूरा भाग नहीं जा रहा है तो इसमें से ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये है इसमें से कोई पेयर नहीं बनेगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा आपका ए ऑप्शन, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। जब भाग नहीं जा रहा है, जैसे मान लीजिए अगर ऊपर ऐसी कोई संख्या लिखी होती, जैसे ये 75 लिखा होता वहाँ, और हम 15 से भाग कर रहे होते, ठीक है, तो 15 से भाग करने पर कितनी बार जाता, 5 बार। तो 5 के हम जोड़े बना सकते थे, तो एक ही जोड़ा बनता है यहाँ पे, कौन सा, वो 1 गुणा 15, ठीक है। अच्छा 15 नहीं, 1 गुणा 5, ठीक है। तो एक जोड़ा यानी बनता तो था, बनेगा एक पेयर कि नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, ऐसे ही इधर भाग ही नहीं जा रहा है तो कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक। आगे अगला सवाल, 2 प्रकार के चावल हैं, तो पहले प्रकार के जो चावल हैं उनका रेट दे रखा है 11 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरा वाला है 21 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है, लास्ट मिक्स वाला है वो 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण को प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात करना है, वजन का रेशियो ज्ञात करना है। एलिगेशन क्रॉस मेथड से सॉल्व कर लेंगे सवाल को आप। पहली प्रकार का है 11 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है, 11 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी वाली वैल्यू क्या दी है, वो है 21 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू क्या है, और वो है आपकी 17 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये मिक्स वाली वैल्यू है, ठीक। फिर आप एलिगेशन क्रॉस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप पहले घटा दोगे, 11 में से 17 घटाओगे, क्या बचेगा आपका 6 बचेगा, ठीक। और 17 21 घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। और रेशियो अगर आप निकालने बैठ जाओगे ये काट पीट के, तो वो रेशियो क्या बनेगा 2:3 बनेगा। तो टोटल जो वजन का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 2:3। आप देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेस वैल्यू, देखो क्या है, बेस वैल्यू आपकी दिख रही है किलोग्राम, ठीक है, हर जगह किलोग्राम लिखा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो हमेशा जो मात्रक लिखा होगा उसके बेस वैल्यू में जो लिखी होती है उसका रेशियो आता है। तो यहाँ जो रेशियो आ रहा है किसका आ रहा है, वजन का।
तो कौन सा आंसर सही होगा फिर आपका? बी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ फिर आप। चलो, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका, लॉस प्रॉफिट का सवाल है, सभी लोग कर लोगे ना इसको आराम से, तो फिर जल्दी से कर लीजिए। देखो ज़रा, 30 टेबल का जो लागत मूल्य है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए इक्वेशन, 30 का टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, वो 40 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ से आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस को इधर लिखा रहने दो आप, सेलिंग प्राइस को इधर लेके आओ, जैसे कि वो गुणा में है तो इधर लेके आओगे तो वो भाग में पहुँचेगा, डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ वैल्यू क्या लिखा है? 40, ये 30 को इधर भेज दो ज़रा, तो वो 30, ठीक है। रेशियो क्या बनना है आपका? रेशियो निकालना चाहो तो रेशियो बनेगा आपका 4:3। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 3 है। कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। कितने का? तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं? हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। क्लियर है ना? किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ध्यान रखना। बेस वैल्यू क्या होती है आपकी? कॉस्ट प्राइस। तो नीचे लिखोगे आप कॉस्ट प्राइस, ऊपर लिखोगे लॉस, ठीक है, और इनटू में 100%। ऐसा करने पे क्या आएगा आपका? वो लॉस परसेंटेज आ जाएगा। क्या आएगा? लॉस परसेंट। सॉल्व कर लो, क्या वैल्यू है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की? तो वो 4 है। कितना लॉस हुआ? 1, और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 25%। जिसको निकालना नहीं आता है वो 100 से गुणा करके सॉल्व कर लेगा। 100% से, 100 से नहीं, 100 से करेंगे गलत हो जाएगा। वैल्यू तो सही आएगी वैसे, लेकिन सही तरीका यही है कि 1/4 इंटू 100%, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? 25%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुँचो। ये देखो, नाव धारा का क्वेश्चन है। एक शांत जल है जिसमें व्यक्ति की जो तैरने की स्पीड है वो 22.5 या 22 है, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये प्रति घंटा है। 1 घंटे लिखा है तो उसका मतलब 1 घंटे में चली गई दूरी है, ठीक है। और यह पाता है कि उसको धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ समय का 2 गुना है, तो धारा की गति क्या है? ठीक, तो सुनिए ज़रा, नाव धारा का ये क्वेश्चन है। x की वैल्यू कितनी दी है आपकी? जो कि शांत जल में व्यक्ति की चाल है वो है 22/1/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। बाई की वैल्यू क्या है? जो कि किसकी होगी? धारा की, वो यहाँ पे दी नहीं है। समय कितना दिया है? तो देखो, ये है, हम मान लेते हैं धारा की दिशा में व्यक्ति का बहाव, या धारा की दिशा में वो तैरेगा या फ्लो करेगा, और ये है धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है? उसकी जुड़ जाती है धारा की दिशा में, और धारा की विपरीत दिशा में घट जाती है। तो यहाँ होगी आपकी x + y धारा की दिशा में, यहाँ लिख लोगे आप धारा की दिशा है यह, ठीक है, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। और धारा के विपरीत दिशा में तो यहाँ पे क्या होती है? स्पीड घट जाती है, x - y होगी। लेकिन डिस्टेंस तो बराबर बराबर होगी हर कंडीशन में, यानी दोनों कंडीशन में क्या बराबर होगी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर होगी तो स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे टाइम से गुणा और कर लेंगे, और टाइम से गुणा करते ही ये क्या हो जाएगा? दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। इनकी वैल्यू लगा दो ज़रा। ये इधर से धारा की दिशा में गया है, तब इसको T1 कह सकते हो आप, इसको T2 कह सकते हो। लेकिन समय वहाँ दे रखा है सवाल में कि जहाँ पे समय, देखो, समय का 2 गुना समय लगेगा, जो इधर समय लग रहा होगा इसका 2 गुना लगेगा धारा की विपरीत दिशा में। तो यहाँ सबसे पहले 22 सही 1/2 + 22 बराबर में टाइम की वैल्यू यहाँ लगा सकते हो आप 1 घंटे, ठीक, क्योंकि वहाँ इसका 2 गुना समय लगेगा। तो 22 सही 1/2, ये x की वैल्यू है, -22 इंटू में T2 की वैल्यू क्या है? समय का 2 गुना। तो पिछला जो समय लग रहा था धारा की दिशा में 1 घंटे लग रहा था वहाँ, तो यहाँ लगेगा 2 घंटे, और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो गुणा कर लीजिए आप, इसको इतना ही रहने दो। 22 सही 1/2 + 22 बराबर में 2 से गुणा करोगे तो यह 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 22.5 का डबल करोगे ना 2 से गुणा करने पर, तो ये 45 हो जाएगा। माइनस का 2y,
2y और y कितना हो जाएगा आपका 3y, ठीक। और ये 45 22.5 घटाओगे तो 22.5 ही आएगा, जिसको हम 45/2 लिख सकते हैं, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3 से भाग कर दो ज़रा, 3 से भाग कर दोगे तो ये 15 आएगा। 15/2 का मतलब कितना होता है, y की जो वैल्यू आ रही है वो 15/2 मतलब 7.5, 7 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर। बताओ क्लियर है कि नहीं, कौन सा आंसर है फिर आपका, सी आंसर होगा। क्लियर। एक बार फिर से समझ लीजिए, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है, घट जाती है धारा के विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में स्पीड बढ़ जाती है। बहाव के साथ तैरेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ x + y और इधर x - y, टाइम कहाँ ज़्यादा लगेगा बताइए, जहाँ पे स्पीड कम होगी, और जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। आप टाइम स्पीड ज़्यादा होगी अगर तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ कह रहा है कि इससे 2 गुना समय लगता है। धारा की दिशा में जो लिया गया, धारा की दिशा में जो समय लग रहा है उसका विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है उसका, ऐसे कह सकते हो आप, धारा की दिशा में लिया गया टाइम है उसके विपरीत दिशा में लिए गए टाइम का आधा है, ऐसे बोल सकते हो। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, धारा की दिशा में लिया गया टाइम 1 घंटे, उसका 2 गुना दे रखा है सवाल में विपरीत दिशा में, तो ये 2 है। और फिर इसको सॉल्व कर लिया है गुणा करके, ठीक है। तो यहाँ गुणा करोगे 1 से तो उतना ही वैल्यू रहेगा, और यहाँ 2 से करोगे तो 22.5 का डबल 45 हो जाएगा, माइनस का 2y, और 2y को y के साथ इधर ऐड हो जाएगा तो 3y, 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 22.5। 45 में से 22.5 घटाओगे तो 22.5 ही बचेगा, यानी 22.5 का मतलब 45 का आधा, 3 से डिवाइड कर दिए हो आप, तो वो 15/2, और 15/2 को ही आप कह सकते हो 7.5, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पहुँचो जरा। 10% वार्षिक दर पर ऋण की दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। पहले 10% वार्षिक दर पर ऋण दिया गया है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज, और वो दे कैसा है, तो वो अर्धवार्षिक रूप से है, ये देखो दिया है, ठीक है। और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 25 रुपये, तो वो धनराशि क्या है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो कितना दिया है 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, लेकिन ये वार्षिक है, कैसा है ये वार्षिक, सवाल में ये कहा है कि ये वार्षिक है। जो यूज़ करना है हमें सवाल के अकॉर्डिंग तो वो है कैसा अर्धवार्षिक रूप से, तो वो छमाही की जो रेट होगी, छमाही की दर होगी, छमाही दर वो क्या होगी, तो इसका आधा हो जाएगा, वो कितना होगा 1/20, ठीक है। और 1 साल के लिए क्या रखा है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स निकालोगे, टी की वैल्यू आप क्या लोगे फिर, 1 वर्ष में कितनी छमाही होती हैं 2, तो 2 टाइम्स यानी 2 छमाही होंगी आपकी, ठीक है। और प्रिंसिपल दिया नहीं है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही की आप ले रहे हो उसकी बेस वैल्यू आप ले सकते हो, 20 है, जितनी छमाही बननी है 2 बननी है ना, तो जो प्रिंसिपल आप मान सकते हो वो 20 का स्क्वायर ले सकते हो। हर सवाल में ऐसा आप कर सकते हो, जितना टाइम दिया हो और दर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी नीचे का बेस वैल्यू दिया हो उसकी पावर में लिख सकते हो। 2 है तो स्क्वायर कर दो, 3 है तो क्यों कर दो, 20 का स्क्वायर करेंगे तो प्रिंसिपल कितना मान सकते हो आप 400 रुपये। अगर आपका 400 रुपये है तो 10% से अगर आप 1 वर्ष का ब्याज निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 40 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक 40 आएगा। और अगर आप CI निकालोगे मतलब तो वो तो आपका 10% हो ही जाएगा, 400 का 1 वर्ष का क्या है 10%, यानी 1/10 सॉल्व करने पे कितना आया 40। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए एक तरीका है, सिंपल तरीका है, 2 टाइम्स है तो 2 लिख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ जो प्रिंसिपल माने हो 400 रुपये, उसका जो छमाही दर है उसका यूज़ किया जाएगा फिर, तो 400 का यहाँ पे कितना लिखोगे आप 1/20 प्लस 1 लिखोगे। फिर यहाँ सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ जाए 20 से 400 में भाग करोगे तो 20 ही तो आएगा,
तो फिर से 20 का फिर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो लगा के इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये वैल्यू कितनी बननी है आपकी 1, और यहाँ कितनी बननी है 20, 20 गुणा 2 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40 हो जाएगी। तो 40 तो यहाँ होगा और 1 ये होगा, यानी 41 हो रहा है। वैसे अंतर देखा जाए तो यहीं से आ रहा था, ये लास्ट वाला जो है ना यही अंतर है, क्योंकि 40 क्या है सिंपल इंटरेस्ट, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, बट मैंने निकाल के बताया, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ ये जो है ना 40, ये 2 साल का ब्याज है आपका सिंपल इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये उस पर ब्याज लग रही है। तो ब्याज का जो अंतर बनना है वो 1 बनना है। यहाँ जो कह रखा है 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना है, तो ये 25 रुपये है, जबकि यहाँ आपका कितना बनना है, जैसे मान लो ये 41 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 41, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40, तो अंतर कितना हो रहा है 1 का ही तो हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, वो आपकी 25 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है। प्रिंसिपल आपने कितना माना था, प्रिंसिपल ये रहा आपका 400, तो 400 से गुणा करके बस सॉल्व कर लोगे आप। जैसे ही 400 से गुणा करोगे तो 25 गुणा 400 और 100 का और गुणा करोगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी आपकी 10,000। किस ऑप्शन में लिखा है, डी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ ही रहा होगा आपका, जब मेरे से पढ़ोगे तो क्लियर समझ में आएगा। आप पढ़ते रहिए बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लिख रखा है 2 टेबल का मूल्य जो है 5 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है, और यदि एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपये है। अब समझना जरा, अगर एक कुर्सी का मूल्य कितना है 500, एक कुर्सी का मूल्य 500 है, जबकि ये 5 कुर्सियों के मूल्य अगर हम निकाल लें तो वो 2 टेबल का आएगा। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 2 टेबल का जो मूल्य है वो 5 टेबल के मूल्य के बराबर है, जबकि एक टेबल का मूल्य 500 है। अगर एक टेबल का मूल्य 500 है तो 5 का कितना होगा, 2500 होगा। तो ये 2 टेबल का जो मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा 2500, और एक टेबल का मूल्य कितना बन जाएगा 1250। ठीक है, एक टेबल का मूल्य कितना बना 1250, और ऐसे ही एक चेयर का मूल्य क्या है, तो वो तो सवाल में दिया ही था 500 रुपये। आपके पास दोनों डेटा हैं। लास्ट में क्या बोला है 6 टेबल, तो इसमें 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 6 टेबल का कितना बन जाएगा, 6 से गुणा कर दोगे आप, और फिर इधर 9 का कर दोगे, इसमें 9 कुर्सियों का। सवाल में क्या रखा है 6 तो टेबल प्लस 9 कुर्सियाँ, और इनका भी उसने औसत पूछा है। तो कितने आर्टिकल हो रहे हैं, 9 और 6 15 ही तो हो रहे हैं। तो 15 से भाग करके आप एवरेज निकाल सकते हो, इनकी वैल्यू लगा दो ज़रा। 6 टेबल, एक टेबल का मूल्य कितना है 1250, ठीक है, प्लस 9 इंटू एक चेयर का मूल्य कितना है आपका 500, और नीचे आपका है ये 15। पूरी वैल्यू क्या बननी है, ये 7500 बनेगा और ये 4500 बनेगा। ठीक है, और 15 से आप भाग कर दोगे इसमें। तो 15 से अगर भाग करोगे यहाँ 500 और यहाँ भाग करोगे तो 300, और 500 300 जोड़ने पर कितनी वैल्यू आ रही है टोटल 800। भाई 15 से पूरा जोड़ के भाग कर दो आप, 1200 ही तो बनना है टोटल, और 1200 में अगर आप 15 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 800। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 800। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचो आप। एक परिवार में एक पिता और माता और एक बेटे, और उनकी वर्तमान आय का अनुपात दिया है 8, 5 और 2, और पिता की वर्तमान आय 48 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष के पश्चात इनकी औसत आय क्या है। इनका जो वर्तमान आय का रेशियो दिया है यहाँ पे, और कितना दिया है वो है 8, 5 और 2। पहले है पिता का, फिर है माता का, और फिर है उसके बेटे का। यहाँ पे एस लिख लेते हैं, एस फॉर सन, एम फॉर मदर और एफ फॉर फादर। क्लियर है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बोला है पिता की जो वर्तमान आय, यहाँ पे देख रहे हो आप कितनी है 8, जबकि सवाल में कितना दिया है 48। तो ये 48 कैसे हुआ, यानी कि ये 6 गुना हो रहा है 6 से गुणा करने पर। तो हम सबका उम्र निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं।
तो सबका टोटल कितना हो जाएगा, आप टोटल निकाल सकते हो। अगर 6 से गुणा कर देंगे तो टोटल, यहाँ पर बताओ ज़रा टोटल क्या हो रहा है। तो ये 15 ही तो हो रहा है, 7 और 8 15। तो अगर हम 15 में वही 6 गुना कर दें तो टोटल कितना आ जाएगा बताओ ज़रा। टोटल तो 90 आ जाएगा ना। तीनों की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद। तो बाद में पहले ये वर्तमान निकाल लो तो 90 हो जाएगी। और 3 साल बाद के रखा है कि औसत उम्र बताओ। ये तो वर्तमान की हो गई आपकी, ये किसकी होगी, प्रेजेंट की। सबकी टोटल उम्र हो गई, कितनी हुई है वो आपकी, वो 90। 3 साल और बढ़ेगा, 3 पिताजी का उम्र बढ़ेगा और 3 ही साल माताजी का बढ़ेगा और 3 साल ही उसके बेटे का बढ़ेगा। तो 9 साल और बढ़ रहा होगा। 3 साल बाद तीनों की उम्र कितनी होगी, 9 और ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 3 सबकी होगी तीनों की, तो 9 ही तो ऐड हो जाएगा, तो 99 हुआ। और आपको निकालना है इसका औसत पूछा है उसने, तो इसमें 3 से भाग कर दो, 3 लोग हैं तो एवरेज कितना आ रहा है आपका, 33। बस ये है। आप अलग अलग निकालना चाहो अलग अलग भी निकाल लोगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इसलिए थोड़ा सा क्या है ना, कुछ कोशिश करो अलग, जिससे कि शॉर्टकट या जल्दी आंसर आए आपके पास। यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है 5 संख्याओं का औसत इतना है। तो औसत यानी कि NA बराबर T। ठीक, 5 संख्याएं हैं, n का मतलब होता है संख्याओं की संख्या, जो कि 5 है। एवरेज कितना है, तो वो है 26.4। अगर आप इसमें 5 से गुणा कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ टोटल वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो आप इतना ही लिखा रहने दो, ठीक है, इतना ही लिखा रहने दो, यही रहने दो आप। 5 इंटू 26.4, ये इन 5 संख्याओं का योगफल है हमारे पास। जबकि सवाल में बोला है कि पहली संख्या, जो पहली संख्या है वो अन्य जो 4 संख्याएं होंगी, अन्य 4 संख्याएं दी होंगी, ठीक, अन्य 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। 5वें हिस्सा का मतलब है 1/5, यानी इन सब की वैल्यू अगर 5 होगी तो इनकी एक पहली वाली संख्या की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर भी तो योगफल बताओ कितना हो रहा है। अगर हम योगफल देखें तो 6 ही तो हो रहा है, और यहाँ पे योगफल कितना दिया है, 5 इंटू 26.4, और यहाँ पे 6 से भाग कर दीजिए आप, कितनी बार जाएगा आपका, 2.2, हाँ नहीं 2.2 नहीं 4.4, 6 से भाग करोगे तो 4.4 हो रहा है। और बस 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो वो 5 से प्रोडक्ट यानी मल्टीपल कर लोगे तो वो कितनी वैल्यू बन जा रही है आपकी, 22। बताओ कोई दिक्कत हो तो। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 22। यहाँ पर समझिए, इस लाइन में तो कोई दिक्कत किसी को है नहीं है। इधर देखो, यहाँ बोला है पहली संख्या, मैंने इसको लिख लिया, ये है पहली संख्या। शेष जो 4 संख्याएं हैं, ठीक है, ये दूसरी संख्या है आपकी, ये तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है, ये 5वीं संख्या है। तो शेष 4 संख्याएं बची, उनके योग का 5वां हिस्सा, तो 1/5। तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 5 और यहाँ वैल्यू होगी 1। तो टोटल क्योंकि 1/5 बोला है ना उसने, तो टोटल योगफल कितना हो रहा है, 6। 6 में से 5 जो है ना किसका पार्ट है, इन चारों का है, और 1 किसका है, फर्स्ट पहली संख्या का। तो 6 योगफल हो रहा है, 6 से यहाँ पे योगफल के बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 22, और यही पूछा था पहली संख्या 1 ही तो है। तो बस यही आंसर है आपका। ठीक, अगले पे आ जाओ। 30 छात्रों की औसत आय 15 वर्ष है। यह पाया गया कि औसत आय की गणना करते समय छात्र की आय 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष लिख ली गई है। तो सही औसत पूछा है, ध्यान से सुनना। 30 छात्र थे, उनका औसत दिया है कितना, 15 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है गलती से क्या हुआ है, एक छात्र जिसकी वर्ष थी कितनी, 9, और 9 के बजाय लिख लिया है 15, गलती से लिख लिया है। इन 30 छात्रों में 9 लिखना था एक की छात्र की, लेकिन 9 ना लिख के उसने कितना लिख दिया है, 15 लिख दिया है। तो ये बताओ मुझे, लिखना तो 9 था, लिख लिया 15, तो ज़्यादा लिख लिया। और कितना ज़्यादा लिख लिया, तो घटाने पे आ रहा है, कितना ज़्यादा लिख लिया, 6। तो यही 6 कम कर दोगे, लेकिन ये जो है ना एवरेज में से कम होना है। तो एवरेज तो 30 बच्चे हैं ना, 30 टोटल छात्र हैं,
तो 15 में से आप कितना कम कर रहे होंगे? आप 15 में से 6/30 ये कम करेंगे आप। तो इसको सॉल्व करते ही आपकी 0.2 वैल्यू कम हो जाएगी 15 में से। 15 माइनस 0.2, तो इतना कम करने पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 14.8। क्लियर है कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? अरे भाई सबकी उम्र कितनी थी यहाँ देखो, 15 थी, लेकिन गलती से उसमें से एक बच्चे की उम्र थी 9 लेकिन 15 ले ली, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना लिया है? 6। और ये जो 6 है वो कितने लोगों में बटेगा? वो 30 लोगों में बटेगा, इसलिए मैंने 6 में कितने से भाग कर दिया? 30 में। तो ये एवरेज वैल्यू कितनी कम हो जाएगी वो निकल के आ रहा है। जो हमें कम करना है ना वो 6 कम करना है, लेकिन ये 6 एवरेज वैल्यू लेनी है, तो 30 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि सभी छात्र कितने हैं? 30। तो 30 पर बराबर बराबर आएगा वो 0.2 आएगा आपका, ठीक है, 0.2। तो 0.2 उसमें से कम हो जाएगा, बस बी ऑप्शन है। चलो अगले क्वेश्चन पे। एक मोबाइल उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस अंकित किया गया है, और 5% लाभ कमाने के लिए कितना छूट देना है? तो हम लिख लेते हैं बीच में सेलिंग प्राइस और यहाँ लिख लेते हैं मैक्सिमम प्राइस। तो पहले देखो सवाल में जो रिश्ता दिया है या रिलेशन दिया है, कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य का दे रखा है, वो कितना है? 25% अधिक। अगर आप इसको 100 मानते हैं तो इससे वो 25% अधिक है, तो 125 वैल्यू रही होगी किसकी? एमआरपी रेट की। देखो ये 25% अधिक अंकित किया है, तो 125 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना होगा? 100। अब 5% का लाभ कमाना। लाभ तो हमेशा आप कॉस्ट प्राइस में ऐड किया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस में ज़रा 5% ऐड कर दो इसका, तो 105 ही तो बनेगा। तो हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, ठीक है। लास्ट में क्या पूछा गया ये देखिए, डिस्काउंट पूछ रहा है। डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं आप? एमपी पे, मैक्सिमम प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है? 125। डिस्काउंट जब भी आप निकालेंगे तो आप ध्यान देंगे हमेशा बेस वैल्यू क्या रहनी चाहिए आपकी? मैक्सिमम प्राइस, जो कि यहाँ सवाल में कितना है? 125। कितना डिस्काउंट है? कितना कम कर दिया गया है? तो यहाँ पे 20 रुपये ही तो कम किया गया है इसमें, तो 20 लिखेंगे और इनटू में 100% सॉल्व कर लेंगे इसको। बस देखो ज़रा, 25 से काट दो, ठीक है, और 25 से इधर 25 से काटा ये 4 बार, 25 से ये काटा है तो ये 5 बार, ठीक, 5 बार, और 5 से आप 20 को और काट दीजिए, तो ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा बताओ? बताओ 16% हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो 16% राइट आंसर होगा आपका। अगले सवाल पे पहुँचिए फिर आप। अभी काफ़ी सवाल हैं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% मिले हैं। एक व्यक्ति को, दो उम्मीदवार थे तो एक को मिला है 60%, दूसरे को कितना मिलेगा ये पूछा है। देखो दूसरे को कितना मिलना है, ठीक है, दिख रहा है क्या? विजुअल है ना? तो 90% मत कैसे हैं? वैलिड है। विधि मान्य का मतलब है वैलिड। देखो चुनाव होने वाला है ना, तो मान लीजिए आप यहाँ पे 100% वोट रहे होंगे, उसमें से 10%, 90% ही तो कह रहा है, तो 10% खराब हुए होंगे ना, तो 10% अगर आप उसमें से घटा देंगे तो 90% ही बचेगा, और सवाल में तो वैसे भी 90% दिया है। अच्छा यहाँ पे टोटल वैल्यू दी है इसकी, तो आप सीधे यहाँ लगा लीजिए 12,000 रुपये वो 12,000 वोट दे रखा है, कुल मतों की संख्या, उसका सीधा ही 10% कम मत कीजिए। फिर आप 10% कम का मतलब कितना बचा? 90% ही तो बचा, 90%। अरे 10% तो इनवैलिड हो गया, 10% कैसा हो गया? खराब हो गया, इनवैलिड हो गया। तो ये तो खराब हो गया आपका, क्या बचा? 90% ही तो बचा। तो 12,000 का जरा 90% निकाल के हम यहाँ लिख लेंगे, 12,000 का 90% निकालेंगे तो 10,800 बनेगा। ये हैं आपके वैलिड वोट, समझ में आया? ये आपके वैलिड वोट हैं, ठीक। अब कह रखा है इसमें से एक को मिला है 60%, एक को कितना मिला है? 60%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40%। तो इसका आप 40% निकाल दीजिए बस। ये टोटल जो वैल्यू है 10,000
800, उसका हम 40% निकाल देंगे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये आपका आंसर होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 से गुणा कर दीजिए, बस 4 से गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा 432 वैल्यू बनेगी। और ये परसेंटेज से आपका डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन। क्लियर है? थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, एसी लगी नहीं है तो थोड़ी गर्मी लगेगी ही लगेगी। कोई ना, अगला सवाल देखो आप। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। तो किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले विभिन्न व्यय यानी खर्चे का यहाँ पे विवरण दे रखा है, डेटा दिया है। जैसे कि यहाँ पे कागज़ का लागत कितना है, 25%। जिल्दबंदी यानी कि जो जिल्द चढ़ाया जाता है उस पर 20% है। रॉयल्टी का 15% है। प्रचार लागत का 10% है। मुद्रण लागत का 20%, परिवहन का 10%, इस तरीके से दिया है। फिर यहाँ बोला है किसी पुस्तक का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और अंकित मूल्य हम लिख लेते हैं एमपी। एमपी मध्य प्रदेश नहीं, और एमपी ना मणिपुर, ऐसे समझना आप, ना मैनपुरी है। मैक्सिमम प्राइस करना, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है आपकी 100, और ये 40% एक्स्ट्रा अधिक, तो 140 हो जाएगा। अंकित मूल्य जिसकी वैल्यू यहाँ सवाल में दी है, देखो यारी कितनी है 280। इसका मतलब क्या है, ये जो रेशियो तो वैसे नहीं है, रेशियो तो निकालोगे तो ये 5 और 7 बनेगा, लेकिन 140 की ये डबल ही तो हो रहा है, तो इसका भी तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो 200 ही तो बनेगी। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू बनेगी वो 200 बन जाएगी। अब क्या पूछा है, कागज की लागत क्या है, ये लागत मूल्य तो हो गया। इस पुस्तक को बनाने के लिए जो टोटल लागत मूल्य है वो कितना है 200, उसमें से सिर्फ कागज का लागत मूल्य कितना है। तो कागज का लागत मूल्य देखो यहाँ पे दिया है आपका 25%। ठीक, ये जो 200 रुपये है वो पूरा कागज पुस्तक बनाने का लागत मूल्य होगा, लेकिन उसने कागज की बस लागत मूल्य पूछा है। तो इस 200 का आप क्या निकालोगे, आप कागज का 25% लागत है, तो 200 का आप 25% निकाल दोगे, तो कागज़ वाला लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। जो वैल्यू बनेगी आपकी, काट लोगे 25 का डबल बनेगा आपका 50। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, कागज़ का लागत मूल्य कितना बना है आपका 50 रुपये। अगले सवाल पर पहुँचे। एक राशि 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है। यूपी पुलिस में ना साधारण ब्याज का क्वेश्चन, ठीक, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का जरूर आना है। और देखो यहाँ किस तरह से दिया है, आगे क्या रखा है, फिर इसे 2% अधिक दर पर रखा जाए या दिया जाए तो 420 रुपये का ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है। तो राशि क्या है, मूलधन पूछा है प्रिंसिपल 3 वर्ष के लिए। अच्छा, ये क्या है, 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब यही तो है कि 100 रुपये पे 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 2% वार्षिक दर होती है, जो भी है एक्स्ट्रा मिल रहा है 2%, यानी 2 रुपये ज़्यादा मिल रहा है 1 साल पे, तो 3 साल पे कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 3 गुणा 2। अरे एक ये क्या है, ये 2% अधिक मिल रहा है उसको 1 साल में, तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 6। ठीक है, 6% अधिक मिलेगा, और यही 6% अधिक मिलेगा, ये परसेंटेज में दे रखा है और यहाँ रुपए में। तो 6% बराबर है 420। आप अपना 100 रुपये मानोगे राशि को, तो 100 बराबर निकालना है आपको। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए आप। 1% की वैल्यू क्या आई, तो 1% की वैल्यू तो आपकी 70 आई है। तो फिर 100 बराबर कितनी वैल्यू बन जाएगी आपकी, 100 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, तो वो सॉल्व करने पे बन जाएगा, सॉरी 70 था, 700 लिख गया है वहाँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 70 ही तो आएगा, और फिर 100 बराबर निकाल दोगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी आपकी 7000। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगले सवाल पे पहुँचो जरा।
एक फ्रॉक का अंकित मूल्य जो 4500 रुपये है, इसे 2 क्रमिक डिस्काउंट दिए गए हैं। पहला डिस्काउंट 20% है और दूसरा जो है 2400 रुपये में बेचा गया है, तो दूसरा डिस्काउंट पूछा गया उसने। सबसे पहले आप डिस्काउंट पहला दे दीजिए। डिस्काउंट किस पे देते हैं आप? मैक्सिमम प्राइस पे। वो कितना दिया है आपका? 4500। इस पर पहला डिस्काउंट दो ज़रा, 20%। तो पहला डिस्काउंट जैसे ही आप इस पर 20% निकालोगे तो ये 80% सॉल्व कर दो इस पर। तो 4500 पे 20% कम करोगे तो 80% सॉल्व कर लो, या 4/5 ले लो इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 4/5, 80% का मतलब 4/5, और इसको 5 से काटोगे तो 900, 900 गुणा 4 करोगे तो 3600 रुपये बन जाएगा। ठीक, अब 3600 रुपये बन चुका है पहला डिस्काउंट देने पर। फिर 3600 रुपये से वस्तु को कितने में बेचा गया, देखो ज़रा। ये पहला डिस्काउंट हो गया आपका, 3600 बन गया। फिर दूसरे डिस्काउंट पे वहाँ पे कह रखा है कि 2400 में तो बेचा गया है। सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? वो 2400 रुपये है। तो फिर से डिस्काउंट दिया गया होगा। अब 3600 रुपये पे डिस्काउंट मानोगे आप? मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए अभी ये कि यही है अंकित मूल्य। 3600 रुपये की कोई वस्तु है, लिखा हुआ उस पर अंकित मूल्य, और 2400 में बेच दे तो कितना डिस्काउंट बना? तो 1200 ही तो डिस्काउंट बना, किस पर? 3600 पे। तो 3600 पे डिस्काउंट बनना है आपका 1200। यही दूसरा डिस्काउंट होगा। बस सॉल्व कर लेंगे इसको 100% से गुणा करके। ठीक है, और ये बन जाएगा 12 या 36, 1/3। और 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आप अच्छे से भली बात जानते हो। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका? 33 सही 1/3%। क्या आंसर होगा? डी। चलो, बढ़िया समझ में आ रहा है ना? अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए आप। ए ने 400 रुपये और बी, ए ने 400 और 600 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी हैं। दो वस्तुएं खरीदी हैं, पहली 400 रुपये में और दूसरी 600 रुपये में। पहली वाली पर 10% प्रॉफिट है, दूसरी वाली पर 20% के लाभ पर बेच दी है, लाभ पर बेच दी, और कुल लाभ पूछा गया है। ठीक है, पूछ रहा है कि कुल लाभ बताइए, कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले 400 रुपये की पहली वस्तु, दूसरी कितने में? 600 में। इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अगर हम 400 600 को जोड़ें तो ये तो 1000 हो रहा है, यानी दोनों वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी हैं? 1000 में। तो आप बस ये बेचने की कह रहा है और कुल लाभ पूछ रहा है, और लाभ दिया भी है 10% 20% लाभ है, तो सीधे लाभ निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना है? तो पहली वस्तु पर प्रॉफिट कितना दिया बताओ ज़रा। इस पर 400 रुपये पर 10% प्रॉफिट निकालोगे। अगर यहाँ अगर आप 10% प्रॉफिट निकालोगे, सिर्फ निकालो 10%, ठीक है, तो आपका 40 रुपये तो बनेगा। 400 का 10% निकालोगे तो 40 रुपये। यहाँ कितना है? 20% प्रॉफिट, तो 20% निकाल लो ओनली प्रॉफिट, तो 120 बना। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका? 160। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कुल लाभ कितना है? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कुल लाभ क्या है। ठीक है, कितना प्रॉफिट मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है? प्रॉफिट ही तो होता है। तो 1000 रुपये पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 160। 160 बटा में आप 1000 लिखोगे, और 1000 क्या था आपका? लागत मूल्य। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? ये 0 से 0 काटने के बाद 16/100 का मतलब क्या होता है? 16%। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा है आपका? प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है आपका कितना? 16%। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। अगला क्वेश्चन। अरे ये तो फिर से वही क्वेश्चन लग गया है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचो। ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 16 और 24, 28 से विभाजित होगी? ये संख्या 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा होगा वो 3 से कट रहा होगा। लासा मासा के क्वेश्चन जब भी आए, यानी एलसीएम एचसीएफ के जब भी क्वेश्चन दिखे ना आपको, तो तुरंत आप ऑप्शन से एलिमिनेट मेथड से इसको किया कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 3 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं ना, डिवाइड है ना, तो ऑप्शन भी क्या हो रहा होगा? वो 3 से कट रहा होगा,
क्योंकि 6 अंक की बड़ी से सबसे बड़ी छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या पूछी उसने, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ऑप्शन में लिखी हुई संख्या में आप सबसे पहले यही देख लीजिए, सम ऑफ डिजिट क्या 3 से डिवाइड हो रहा है वो। तो पहला कितना हो रहा है, 8 2 10 2 12, हाँ हो रहा है, ठीक है। जोड़ने पर कितना हो रहा है 12, तो ये 3 से कट जाएगा। लेकिन इसको देखो 6 1 7 1 8, क्या 3, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है 8, यहाँ कितना हो रहा था 12, और यहाँ कितना हो रहा है आपका 8 और 2 10 हो रहा है। लास्ट वाले में कितना हो रहा है 9 1 10 और 1 11। तो 3 से कौन सा कट रहा है, तो 3 से पहला ही तो कट रहा है, दूसरा 3 से कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा है। ये कट रहा है 3 से, ये भी नहीं कट रहा है, लास्ट वाला भी नहीं कट रहा है। तो 3 से सिर्फ एक ही ऑप्शन तो कट रहा है, तो 3 से जो कट रहा है वही आंसर होगा बस। शॉर्टकट इस तरीके से अगर आप ऑप्शन से करना सीख गए तो एलसीएम एचसीएफ के सवाल आप जल्दी भी कर लोगे और सही भी करोगे। अगले पे आ जाओ, टाइम एंड वर्क का सवाल है। तीनों का दे रखा है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर उसको 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 40 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है, ए का डेटा दे रखा है कि वो 40 दिन में ख़त्म कर सकता है। बी और सी का मिलकर पूछा है, बी और सी का मिलकर कार्य कितने दिन में, कार्य का कितना भाग 1 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पे, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो पूरा 1 मिनट में कितना कार्य पूरा होगा, ठीक है। गांव की भाषा में लिख दिया बेचारे ने। देखो बी और सी मिलकर कार्य का कितना भाग 1 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो वही पूछा गया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप घटा देते हैं, एक ही वैल्यू अगर आप घटा दें, एक ही वैल्यू घटा दें, वो भी एलसीएम मेथड से, डायरेक्ट नहीं, एलसीएम मेथड से घटाएंगे तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी बी और सी की। तो चलो सॉल्व कर लो। एलसीएम क्या हो रहा है आपका 40, और 20 से भाग करने पर यूनिट कितनी आएगी यहाँ पे 2, और यहाँ कितना आएगा 1। आपको यही वैल्यू तो घटाना है। तो बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने टाइम में कर लेंगे 40, एलसीएम है और 40 में 2 यूनिट है ए बी सी का, उसमें से ये ए वाला घट जाएगा, तो क्या बचा आपका सिर्फ 40। तो 40 मिनट में वो कार्य का पूरा भाग कर लेंगे। 40 मिनट में पूरा कर लेंगे तो 1 मिनट में कितना भाग करेंगे, तो ये इन्वर्स होता है इसका। भाग पूछा है कार्य का कितना भाग, कार्य का भाग कितना किया गया होगा, वो भी 1 मिनट में, तो 1/, कितना हो जाएगा 40। समझ में आया कि नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर है। थक गए होंगे आप करते करते, आप नहीं थके, आपको थकना भी नहीं है। जब तक आपका पुलिस का एग्ज़ाम नहीं तब तक रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9, 8 और 11 के अनुपात में बांटा। ये रेशियो दे रखा है। 3 साझेदार हैं, ये पार्टनरशिप का सवाल है। और पार्टनरशिप का सवाल पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं आप उठा के देखना, सब में क्वेश्चन आता है इसका, इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की है। पूंजी का अनुपात क्या है ये पूछा गया है। अच्छा, आप ये फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, पूंजी बराबर क्या होता है, या पूंजी गुणा समय। जैसे आपने कोई धन है ना किसी को दे दिया, तो किसी समय के लिए तो दिया होगा, कुछ समय के लिए दिया होगा। अरे भाई, आप अपना पैसा उठा देते हो ब्याज पर, तो वो क्या आपका जो पैसा वो क्या धन है, यानी पूंजी है। और 2 साल के लिए, 1 साल के लिए जो उठा रहे वो समय लग रहा है, वो क्या आपका समय हो गया वो। तो उस पूंजी गुणा समय का यूटिलाइज करने के बाद आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट होता है। तो वही फॉर्मूला है ये, ठीक। आप जैसे ब्याज लगाते हो वही चीज़ है ये। यहाँ पूंजी का रेशियो पूछा गया है, तो पूंजी जब निकालोगे आप तो लाभ में किससे भाग कर रहे होंगे आप, समय, ठीक है। तो ये पूंजी के बराबर में आ रहा होगा। तो 3 साझेदार हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए बी और सी। पहले लाभ कितना दिया है वो लिख लीजिए आप, 9 है, 8 है और 11 है। समय कितना कितना दिया है, समय दे रखा है 4 महीने, इसमें 4 से भाग लगाएंगे, यहाँ 6 महीने, यहाँ 6 से भाग, यहाँ 18। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, क्योंकि रेशियो अभी ये पूर्णांक में नहीं है। पूर्णांक में लाना है तो आपको नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना 4, 6, 18, इनका एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा, जो कि 36 हो रहा है। तो बस
36 से यहाँ गुणा कर लो और इस वाले में भी कर लो 36 से गुणा, और यहाँ पर भी गुणा कर लो 36 से और फिर सॉल्व कर लो। तो 4 सेट को काटोगे 9 बार, 9 गुणा 9 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 81। यहाँ करोगे तो 6 से काटोगे 36 को 6 बार, 6 गुणा 8 करोगे तो 8 गुणा 6 48, 18 से कर दोगे 2 बार, 11 गुणा 2 करोगे तो 22। बताओ ऐसा कहीं किसी ऑप्शन में लिखा है? लिखा है बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले सवाल पे ले चलें तुम्हें। अगले सवाल पे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ये 50वें छात्र का भार पूछ रहा है। ठीक है, 100 छात्रों का औसत भार अगर 34 किलोग्राम है सभी का, उसमें से प्रथम 49 जो छात्र हैं उनका औसत भार 34 है, अंतिम 50, तो 50 और ये 49 99 हो गया ना, तो 49 के बाद 50वें छात्र का पूछेगा ये। ठीक है, इसलिए वो गलत था वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सही कर दिया है। चलो करते हैं इसको, तो इसको मैं डायरेक्ट करा देता हूँ आपको। 100 छात्रों का जो एवरेज दिया है वो बताओ कितना दिया है? 34 दिया है, ध्यान से सुनते रहना। ठीक, अब देखना जरा, 32 है ये और ये 34 ही है, तो 49 लोगों पे कितना बढ़ रहा है? 34 पहले था अभी भी है, तो कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा। और यहाँ पे 100 छात्र हैं, जब जोड़ रहे हैं 49 और 50 तो एक कम पड़ रहा है। संख्या अगर कम होती है तो माइनस कम कर दे, मतलब माइनस कर देते। कैसे? यहाँ टोटल 100 लोग हैं, ठीक, यहाँ टोटल 100 लोग हैं, ये देखो 49 और ये 50 ऐड करोगे तो 99। अगर कम रहा तो यहाँ आप माइनस करोगे, और अगर ये वैल्यू 101 हो जाती, ठीक है, जैसे यहाँ 51 होता और यहाँ 50 होता, तो ये 101 बनता, तो फिर यहाँ प्लस लगाते आप। ठीक, तो अभी कम हो रहा है तो माइनस प्लस होगा, मतलब बढ़ेगा तो प्लस करेंगे। अब इसके बाद कितने छात्र हैं प्रथम 49 जिनका औसत भार 0 है, तो अंतर लीजिए आप 34 का, सभी लोगों का जो दे रखा है 100 छात्रों का औसत, और यहाँ वाला, तो कितना अंतर आ रहा है? 0, तो 0 लिखोगे। तो पहले आप बराबर की वैल्यू या ज़्यादा वाली लेते हैं यहाँ पे, तो जो कि 34 ही है यहाँ पे। अब कम वाली वैल्यू कितनी है? 32। कितना कम है एवरेज से ये? तो एवरेज से 2 ही तो कम है, और कितने लोगों पे? 50 लोगों पे। तो 50 गुणा कितना कर लेंगे? 50 गुणा 2, तो वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एवरेज में कितना कम या ज़्यादा हुआ? तो 34 माइनस ये है और ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा कितना? 100। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 134। ये शॉर्टकट है इसका, डिटेल में आप कर पाओगे इसको? ठीक है, कर लोगे आप, मुझे पता है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो फिर से वही है, ये तुम्हारा होमवर्क है, वो डिटेल वाले तरीके से करके देख लेना अपना। ठीक, अगला सवाल, 500 रुपये की जो धनराशि है 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 580 हो गई है, तो 500 रुपये से कितना हो गया है? 580 हो गया है। कितना वर्ष लगा? 2 साल लगे, और 2 साल में ब्याज कितना बना है? 80। तो बताओ ज़रा 1 साल का कितना होगा? तो आप बोलोगे 1 साल का तो 40 होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप प्रिंसिपल देखिए 500 है ना, और 500 पर ब्याज कितना बनेगा? 40 बनेगा। सॉल्व कर लो बस इसको, सिर्फ 5 से भाग कर दीजिए आप ऊपर। कितनी बार कटेगा जाएगा आपका? 8 बार। तो 8 बट्टे में 100 का मतलब क्या है? ये 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई है आपकी? 8% आई। ठीक, अब आगे क्या है? तो समान साधारण ब्याज की दर, जो कि दर हमने निकाल ली, कितनी है? 8% है। 650 रुपये और 858 हो जाता है। तो 650 प्रिंसिपल है, अब नया प्रिंसिपल कितना है? 650। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, तो पी आर टी बट्टे में 100, और सॉल्व कर लो। बराबर में क्या होगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? घटाने पर पता चल जाएगा। घटाने पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी? ठीक है, वो घटा के निकाल लेंगे। पहले यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 650। आर की वैल्यू कितनी है जो हमने निकाली है? वो 8% है। तो 8% इंटू में टाइम, घटाने पर वैल्यू कितनी आ रही है आपका? 8 घटाओगे वहाँ 0 में, मतलब 8 में से 0 घटाओगे ये 5,
यानी 208 बनना है। बस इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 काट दीजिए और 8 से 208 को काट दो ज़रा। ये एक बार कटा, 8 से काटोगे तो ये 2 बार और फिर जाएगा आपका 6 बार। ठीक, 65 से जाएगा, 10 उधर पहुंचा तो 260 हो रहा है, और 260 में अगर भाग कर दोगे आप, 260 में 65 से भाग कर दोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ ज़रा? 5 बार? 4 बार जाएगा, हाँ। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। समझ में आया? और ये लास्ट सवाल है ही नहीं, ये तो मजाक था। मुझे लगा कि लास्ट में है सवाल। ठीक है, आपका सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू।